एपिसोड 161 टू 170। ओह, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, वह गुस्से से चिल्लाए। सार्थक ने उसके जवाब पर अपना सिर हिलाया। नहीं, यह अपमानजनक नहीं है। बस थोड़ा सोचो, तुम 2 स्टार ब्लडी वैम्पायर जनरल हो और तुम मुझसे 30 साल बड़े हो। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि तुम जनरलों के समूह में 20 साल से अधिक समय से हो और सिर्फ तुम्हारी उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए तुम्हें कम से कम 40 साल तक प्रशिक्षण लेना पड़ा है। मेरे मामले में, तुम विचार कर सकते हो कि मेरे पास 8 साल का प्रशिक्षण था। अगर मैंने 12 साल की उम्र में शुरू किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि हम एक ही स्तर पर हैं? सिर्फ इसलिए कि रैंक एक जैसी है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी समान रूप से मजबूत हैं, है ना? सार्थक ने पूछा, जिससे उसके सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करने लगा और भौहें सिकोड़ने लगा। लेकिन सार्थक ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। या फिर क्या आपको लगता है कि द रूइन के लिए आप उसके साथ एक ही समूह में होने के योग्य हैं? अगर वह 20 साल पहले जब आप प्रतिष्ठित थे तब आपको चुनौती देने के लिए आपके सामने खड़ा होता तो क्या आप चुनौती स्वीकार करते? सार्थक के शब्द सत्य से भरे थे, एक ऐसा सत्य जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। यद्यपि सार्थक बहुत कमजोर था, फिर भी वे अस्वस्थ थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वे उसकी बातों का खंडन नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके सामने खड़े जनरल का दिमाग अभी भी टूटा हुआ लग रहा था। हम ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ूंगा। मैं केवल 15,000 शक्ति का उपयोग करूंगा। मुझे साबित करो कि तुम इस श्रेष्ठ समूह में होने के योग्य हो और मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। उसने तुरंत एक भाला निकाला और उसे जोर से घुमाया। राजा और अधिक परेशान हो रहा था। अरे यह आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, वह चिल्लाया और उस आदमी पर झपटने की योजना बना रहा था ताकि उसे कालीन से नीचे गिरा दे, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, किसी ने उसे रोक दिया। हे, अगर तुम योग्य हो तो तुम मेरे सामने खुद को साबित क्यों नहीं करते? जैसा कि मैथ्यू डिट्रिच कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? आवाज ने पूछा, और चारों ओर से एक भयानक शक्ति उभरी। कहीं से एक शक्तिशाली हमला हुआ और वहां मौजूद वैम्पायर जनरल पर टूट पड़ा। उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि एक भयानक ताकत ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया, जिससे वह चौक के कोने पर स्थित एक विशाल दीवार से जा टकराया। वह भयावह शक्ति जो हर किसी पर छा गई थी, जल्द ही प्रकट हुई जब कोई व्यक्ति कालीन पर खड़ा था लेकिन उसे छू नहीं रहा था। अपने गंदे, अयोग्य पैरों से पूर्वजों के पवित्र कालीन को गंदा मत करो। उन्होंने ये कहते हुए कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। राजा जनरल, खंडहर, ये सचमुच किंग जनरल द रूइन है, असली वाला। उपस्थित सभी लोगों की अलग अलग आवाज़ों से इस व्यक्ति की पहचान उजागर हो गई तथा बैठे हुए लोगों की कुर्सियां आगे पीछे खिसकने लगीं। हर कोई इस रहस्यमय और महान व्यक्ति से मिलने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन एल्बर्ट उन्हें तीखी नज़रों से देख रहा था। चूंकि आप सभी ये देखना चाहते हैं कि वह योग्य है या नहीं, तो क्यों न आप सभी खड़े होकर देखें कि आप योग्य हैं या नहीं। मैं स्वयं उनका परीक्षण करूंगा। जो कोई भी उस कमीने की तरह भागे बिना मेरे प्रहार को झेल सकेगा, मैं उसे शिकायत करने दूंगा। कई लोग अचंभित रह गए और आज्ञाकारी होकर अपनी सीटों पर लौटने लगे। कोई भी कुछ नहीं कह सका। शिकायत करना अभी उनके बस में नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो सभी लोग आज्ञाकारी होकर वापस बैठ गए, यहां तक कि खूनी पिशाच जनरल भी, जिसके सिर में दर्द था। अगर तुम खुद को इस लायक नहीं समझते तो चुप रहो और दर्शक की तरह अपनी भूमिका निभाओ। अगर मैं भी अपनी भूमिका निभाऊं तो तुम कौन हो जो नहीं निभाओगे? उसने जोर से जवाब दिया और वापस वहीं बैठ गया जहां वह पहले बैठा था। बस इस बार उसने वह काला लबादा नहीं पहना था जो वह पहले पहनता था। वह स्थान शीघ्र ही दर्शकों का केंद्र बन गया और वे सभी एक बात पर सहमत हो गए। वहां खड़े युवक को राजा जनरल का समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई भी खड़े होकर दोबारा शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सका। इसका मतलब यह था कि अभिषेक का कार्य अंततः शुरू हो सका। क्योंकि राजा तनाव में था, उसने ये काम अपनी योजना से अधिक तेजी से किया, हालांकि यह सार्थक का भी अनुरोध था। इसलिए अभिषेक कुछ घंटों बाद संपन्न हुआ। उसके बाद भोज और कुछ समारोह हुए। इसी समय एक नए खूनी पिशाच जनरल के अभिषेक की खबर राज्य और विभिन्न शक्तियों में फैल गई। अंततः नाम का खुलासा कर दिया गया, क्योंकि इस महत्वपूर्ण घटना को छिपाना संभव नहीं था। मैथ्यू डिट्रिच, ये नाम इस दुनिया के जनरलों की पुस्तक में लिखा गया था और वर्तमान में उसके खाते में 1 स्टार था। फिर भी सबसे चौंकाने वाली बात बाद में हुई, जब ये पता चला कि मैथ्यू डिट्रिच की पहचान द्वितीय अकादमी के छात्र की थी। साथ ही वह एलिस एलन की अधीनस्थ थी, जो वारिसों में सबसे कम उम्र की महिला थी और सबसे कमजोर भी थी। इससे पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अधिकांश लोगों की नज़र सार्थक पर टिकी थी और वे यह अनुमान लगाने लगे कि अभी क्या हो रहा है। ये तथ्य कि कोई इतना कमजोर व्यक्ति उस स्थिति में था, उच्च समाज में अजीब दृष्टि से देखा जाता था। द्वितीय और प्रथम अकादमी के छात्रों के लिए यह प्रशंसा और ईर्ष्या का विषय बन गया।
द्वितीय अकादमी के लोगों के लिए सार्थक अब एकमात्र रास्ता बन गया था। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि उसकी शक्ति क्या थी, फिर भी वह द्वितीय अकादमी के शिखर पर था तथा अनेक लोग उसका सम्मान और प्रशंसा करते थे। लेकिन प्रथम अकादमी के लोगों के लिए यह ईर्ष्या से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने अकादमी के भीतर कुछ व्यवधान भी उत्पन्न किए, जिन्हें तुरंत शांत कर दिया गया, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। इसका प्रभाव जबरदस्त था और एक तरह से एलिस एलन की स्थिति में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि केवल एक अधीनस्थ के साथ उसने वह लक्ष्य पूरा कर लिया था जो सभी उत्तराधिकारियों का था, खूनी पिशाच जनरलों के उच्च समूह में एक अधीनस्थ होना। राज्य की राजधानी से बहुत दूर, उस समय जब ये खबर दुनिया में फैलनी शुरू हुई, एम्मा लुईस एक पहाड़ी पर खड़ी होकर किंगडम कैपिटल की ओर देख रही थी। वह इस समाचार के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। चार्ल्स रिलिश। वह वहां प्रकट हुए सुंदर चेहरे को देखते हुए बोली। उन्होंने सुंदर काले रंग के उच्च श्रेणी के वस्त्र पहने थे, जिन पर चांदी की सुंदर सजावट थी और जो चांदनी में चमक रहे थे। उनके सिर पर काले रंग की टोपी सजी हुई थी, जिससे वह और भी अधिक सुंदर दिख रहे थे। उसने एम्मा लुईस की ओर देखने के बजाय क्षितिज की ओर देखा। मैंने सुना है कि द रूइन फिर से आया और समारोह में उसकी मदद की, यह आश्चर्यजनक है। वह किस तरह का व्यक्ति है? अफवाहों के अनुसार आप उसे जानते हैं और ऐसा लगता है कि आपने उसके साथ कुछ शराब पी थी, उन्होंने कहा। वह भौचक्की और आहें भरने लगी। ठीक है, वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे मैंने उत्तराधिकारियों के बाद कभी देखा है। शायद वह दूसरा खंडहर होगा, या शायद वह अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, उसने जवाब दिया। चार्ल्स ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये पहली बार है जब मैंने किसी को समर्पित आपके ये शब्द सुने हैं। क्या यह आश्चर्यजनक है? क्या ये अफवाहें सच हैं कि आपने उससे उम्मीद छोड़ दी है? अफवाहें तो बस अफवाहें ही होती हैं। मैंने उस पर भरोसा नहीं छोड़ा है, मैंने तो बस उसे मुझसे ज़्यादा योग्य समझा है। बस इतना ही। चार्ल्स इस पर मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, ज़रूर। इतने कमज़ोर होने के बावजूद उन लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें फैसला सुनाना बहुत हिम्मत की बात है। मैं खूनी पिशाच जनरल की उपाधि के लिए उनसे ज़्यादा योग्य किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा ही करता, उसने कहा। ये कहने के बाद एम्मा लुईस ने उसकी ओर थोड़ा मुड़कर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। यदि आप भी इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह मेरी अपेक्षा से अधिक योग्य है, उसने उत्तर दिया और वह मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं क्या सोच रहा था। मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचती हो, एम्मा लुईस। अभी भी वह पागल औरत है। अगर उसके पास मैथ्यू जैसी शक्ति होती तो भी वह उन सभी लोगों के सामने खड़ी होकर उन्हें थप्पड़ मार सकती थी। अगर उसने उसके बारे में कुछ कहा तो मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाना चाहूँगा, चार्ल्स ने जवाब दिया। ओह, वह महिला, कौन जानता है कि वह क्या सोचती है। लेकिन यह अजीब है कि आप कहते हैं कि आप उसके जितने अच्छे नहीं हैं, यह आपकी तरह नहीं है। हाँ, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है कि हिम्मत के मामले में उसमें मुझसे ज़्यादा ताकत हो, लेकिन मुझे लगता है कि बस इतना ही है। चार्ल्स रिलिश पेड़ पर बैठे हुए वहां से गायब हो गए और एम्मा लुईस के पीछे इतनी तेज गति से प्रकट हुए कि उन्हें देख पाना लगभग असंभव था। एम्मा लुईस, मुझे इतना अच्छा मत समझो, लेकिन इतना बुरा भी मत समझो। तुम मेरी शक्ति, मेरी स्थिति और मेरी योग्यताओं को जानती हो। मैं इतिहास के महान उत्तराधिकारियों के स्तर पर हूँ, अंतर यह है कि मुझे उनसे बेहतर योग्यताएं प्राप्त हैं। मैं एक पिशाच के सच्चे मार्ग पर चलने की सबसे अधिक संभावना रखता हूँ, और शायद केवल वही महिला मेरे साथ एक ही वाक्य में रहने के योग्य हो सकती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, मेरे पीछे आओ। तुम पिशाच के सच्चे मार्ग की झलक पाने के लिए उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे पीछे आओ और मेरे अधीनस्थ और खूनी साथी बनने के लिए सहमत हो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चे पिशाच मार्ग का अनुसरण करने का क्या मतलब है। चार्ल्स रेलिश ने एम्मा लुईस की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपना हाथ लेने के लिए कहा। उसे आज के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारियों में से एक, जो उत्तराधिकारियों के बीच एक अविश्वसनीय दर्जा रखता है, कि अधीनस्थ बनने के लिए इसे लेने की आवश्यकता थी। एम्मा लुईस ने उसकी ओर देखा और कुछ बातों के बारे में गहराई से सोचा, लेकिन फिर चलकर उसके पास से निकल गई। चार्ल्स रेलिश, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा। बस हार मान लो। मैं जो रास्ता चुनूंगी वह मैं खुद चुनूंगी, उसने जवाब दिया और चार्ल्स ने आह भरी। यदि आप चाहें तो मैं आपको जनरल ब्लडी वैम्पायर की अंतिम निशानी भी दे सकता हूं। ये सुनकर एम्मा लुईस रुक गईं और उनकी ओर देखने लगीं। जनरल ब्लडी वैम्पायर की आखिरी निशानी मर्फिस के हाथ में है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे पा सकते हो? वह महिला आसान नहीं है, भले ही वह छात्रा हो। मेरे अपने तरीके हैं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन एम्मा फिर चलने लगी। मेरा लक्ष्य वह टोकन प्राप्त करना है, इसलिए मैं इसे अपने आप प्राप्त करूंगी।
आपको अपनी छवि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरी तरह एक छोटी राजकुमारी का पीछा करने के बजाय आपको पिशाच के वास्तविक मार्ग की खोज करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि शेष समय लंबा है, कोई और आपसे आगे निकल सकता है, लोगों को कम मत समझो। उसने कहा। वह पहाड़ी से नीचे उतरी, सेना के शिविर की ओर वापस चली गई। चार्ल्स रेलिश ने एक बार फिर आह भरी। उसने सीमा की ओर देखा और एक विशाल मैदान के दोनों ओर दो सेनाओं के बड़े शिविर देखे। हे, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए। चलो देखते हैं कि अकादमी के लोग अभी क्या करने में सक्षम हैं। उसने सोचा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। सार्थक के लिए महल में बिताए दिन काफ़ी नीरस थे, इसलिए जैसे ही मौका मिला वह एक बार फिर अकादमी लौट आया। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें भारी हंगामे का सामना करना पड़ा, जिसका निशाना वह स्वयं बने। बहुत से लोग दरवाजे पर एकत्र हो गए और उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिवादन किया। फिर भी वे व्यवस्थित थे और उनके मार्ग में बाधा नहीं डालते थे। इसके बावजूद उन्हें ये बात खींच पैदा करती थी। शायद इससे उन्हें वह दृश्य याद आ गया होगा जिसमें एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी के मनुष्यों ने उनका हर्ष और खुशी के साथ स्वागत किया था। वही मनुष्य जिन्होंने बाद में उसे धोखा दिया। इसलिए उन्होंने इस सब के प्रति उदासीनता बरती और पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद अपने कमरे में प्रवेश कर गए। पूरी अकादमी में अभी भी इस बात को लेकर हलचल मची हुई थी, लेकिन कल कक्षाएं थीं, इसलिए सभी लोग जल्दी सो गए। अगले दिन सार्थक जल्दी उठ गया और इसला को ढूंढने चला गया। वे दोनों एक साथ कक्षा में गए। रीगन कूपर फिर से यहाँ आए और विभिन्न चीजें सिखा रहे थे। सार्थक जहां भी गया उसने ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि इसला मूर की स्थिति और लोकप्रियता भी इन दिनों अविश्वसनीय थी, क्योंकि उन्हें ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और जब वह सार्थक के साथ रहती थी तो सार्थक के नीचे सबसे उच्च रैंकिंग वाली छात्रा थी। ज्यादातर लोग उन्हें सार्थक की नौकरानी समझते थे। इसके बावजूद सार्थक की दासी बनना एक बहुत ही ऊंचा दर्जा प्रतीत होता था, क्योंकि असंख्य महिलाएं उसके पास आती थीं और स्थान बदलने की कोशिश करती थीं। इनमें धनी परिवारों की खूबसूरत महिलाएं भी शामिल थीं। यही कारण है कि जब उन्हें आते देखा तो उन्होंने तुरंत कुछ छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि उनमें से एक कोने में सार्थक को घृणा से घूर रहा था। उन्होंने उसकी उपेक्षा की और तब तक कक्षा देखते रहे जब तक रीगन कूपर ने कक्षा समाप्त करके उन्हें अपने कार्यालय में नहीं बुला लिया। सार्थक को यह समयानुकूल लगा, क्योंकि वह अकादमी के सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मैदान पर इसला के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए उनसे अनुमति मांगना चाहता था। एक बधाई हो सार्थक, ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हें राजा से कुछ बढ़िया इनाम मिले हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों ने तुम्हें पहले ही भुगतान भेज दिया है न? रीगन ने अपने कमरे में पहुंचने के बाद पूछा और उसने सिर हिला दिया। ये सही है प्रोफेसर रीगन, मुझे इतने अधिक भुगतान की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास बंद दरवाजों के पीछे लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए मैं आपसे मेरे और इसला के लिए विशेष अनुमति मांगना चाहता था, ताकि हम अकादमिक प्रशिक्षण मैदान में जा सकें। ओह, क्या आपके पास बहुत सारा प्रामाणिक रक्त उपलब्ध है? ये सही है, मैं तो कहूँगा कि यह बहुत ज़्यादा है। उनके उत्तर से रीगन कूपर आश्चर्यचकित हो गए, जिन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यद्यपि वह जानता है कि राजा ने उसे एक निश्चित मात्रा में प्रामाणिक रक्त प्रदान किया था, लेकिन क्या यह उस सीमा तक था? वह ये नहीं जानता था कि उस संगठन के मुख्यालय पर छापे के बाद से सार्थक ने सैकड़ों लाशें प्राप्त की थीं और उन सभी को रक्त जड़ी बूटी द्वारा संसाधित किया गया था, जिसका मतलब था कि अब उसके, इसला और एलिस के पास बड़ी मात्रा में रक्त भंडार था। इस समय वह संभवतः सबसे अधिक रक्त वाले स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक हैं, जिनके रक्त की मात्रा सैकड़ों लीटर में है। फिर भी रीगन कूपर ने उनकी ओर सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत एक दस्तावेज निकाला और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे उन्हें सौंप दिया। मैं आपको चेतावनी देने के लिए फ़ोन कर रहा था कि इन दिनों बहुत लापरवाह न बने या बहुत ज़्यादा बाहर न निकलें। सीमा पर स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही हमें दुनिया के दूसरी तरफ जिमरमैन किंगडम में उस संगठन के निशान मिले हैं, जो कि समस्याजनक है। ये हमारी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा बड़ा लगता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। सार्थक ने उसकी बात पर सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह ये जानता था। उसने उस संगठन से कई दस्तावेज चुराए थे, सिर्फ उसे और एलिस को ही इसके बारे में पता था। इसकी बदौलत वह हर चीज़ की ठीक से जांच कर पाया। इतनी खोजबीन के बाद उन्हें कई बातें पता चलीं। सबसे पहले संगठन का नाम वैम्पायरिक प्रॉस्पेरिटी था। यह इतना बड़ा है कि इसके बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है, और ये देखते हुए और भी अधिक आश्चर्य की बात है कि सार्थक और एलेंस ने जो नष्ट किया वह उस संगठन की एक छोटी शाखा थी जो इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था। मकसद वही था जैसा सार्थक ने अनुमान लगाया था, वे कुलों के शहर पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब कुछ और बातें हैं जो संकेत देती हैं कि इस क्षेत्र में संगठन की शक्तियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। संभवतः उनके पास कुलों के शहर के उच्च वर्गों के बीच शक्तियां हैं, लेकिन वहां खतरा बढ़ जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि कुलों के शहर के कुलों में 30,000 से अधिक ताकतवर लोग हैं। यहाँ तक कि 40,000 भी वहाँ मिल सकते हैं, जिससे खतरे का पैमाना एक बड़ा कदम बढ़ जाता है। लेकिन केंद्रीय संगठन कहाँ है? इतना शोध करने और इतना कुछ पढ़ने के बाद सार्थक एक धारणा पर पहुंचे। उस धारणा के अनुसार वे 2 स्थानों पर हो सकते हैं। पहला है दुनिया का सेंट्रल सिटी, ये सबसे संभावित शहरों में से एक है। दूसरा दूर के मानव साम्राज्य में होगा। सार्थक को जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उससे एक बात का यकीन है, और वह ये कि उस संगठन में नेताओं में कम से कम एक इंसान तो है ही। दुर्भाग्यवश वह केवल इतना ही जान सका, और वह अभी जांच करने को तैयार नहीं है। वास्तव में वह जानता है कि यदि वह इस स्थिति की और गहराई से जांच करेगा तो उसकी असमय मृत्यु हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अब से उस संगठन से जुड़ी किसी भी बात पर आंखें मूंद लेने का निर्णय लिया। उसे कोई परवाह नहीं है। इस बार वह मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उन लोगों ने उसे बार बार उकसाया। चूंकि वे उसकी हत्या करना चाहते थे, इसलिए समस्या पहले से ही व्यक्तिगत थी। लेकिन यदि वे उसके साथ छेड़छाड़ के अलावा कुछ और चाहते हैं तो उसे इसकी परवाह नहीं है, भले ही वे इस पूरे क्षेत्र को उसके नियंत्रण में रख दें। इसलिए उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। मजबूत बनने पर ध्यान देना बेहतर था। उसके पास कैस्पियन वाइट की हत्या करने का तरीका खोजने और चार्लोट को खोजने के लिए पर्याप्त काम था। इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया और रीगन कूपर को और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब मेरे पास 2 और चीजें हैं। पहली मिस एलिस का पत्र है। वह अपने परिवार के घर वापस जाने से पहले आपके लिए यह पत्र छोड़ गई थी, उसने उसे कुछ देते हुए कहा। सार्थक ने भौहें सिकोड़ी। एलिस, उसे इस अजीब पत्र पर उसके हस्ताक्षर और मुहर मिली जिसे केवल वही खोल सकता था। वह इसला के साथ समारोह में गई थी, लेकिन उसने इसला से सुना कि उसने इसे दूर से देखा था और बिना कुछ कहे तुरंत अकादमी लौट गई थी। क्या कोई जरूरी काम हो गया है? सार्थक ने पत्र को खोला नहीं और बाद में देखने के लिए उसे रख दिया और रीगन की ओर देखने लगा। दूसरी बात क्या है? उसने पूछा। सभी संकेत इस बात के हैं कि अकादमी छात्र समूहों का गठन करना चाहती है ताकि द्वितीय अकादमी के सभी छात्र जो प्रथम अकादमी में रैंक में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें सीमाओं पर मिशन पर भेजा जा सके, और वे इस वर्ष के ट्रायल होंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता था कि शक्ति के मामले में आप दोनों कैसे काम कर रहे हैं? क्या आपको प्रथम अकादमी में मध्य रैंक के छात्र बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए संपर्क किया गया है? रीगन कूपर ने पूछा। प्रथम और द्वितीय अकादमी के मध्य श्रेणी के छात्रों के बीच अंतर था। सार्थक को पहले से ही द्वितीय अकादमी में माना जा सकता था क्योंकि द्वितीय अकादमी के छात्रों को 3000 शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रथम अकादमी के छात्रों को न्यूनतम 5000 शक्ति की आवश्यकता होती है। छात्र के उस रैंक तक पहुंचना और प्रथम अकादमी तक पहुंचना द्वितीय अकादमी के सभी छात्रों का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा बनने के लिए आपको वर्ष के अंत में होने वाली कुछ निश्चित परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती हैं। लेकिन इस साल मामला अलग होगा। सार्थक को यह देखकर आश्चर्य हुआ और वह उदास हो गया। चलो, इस दुनिया में भी मुसीबतें मेरा पीछा करती हैं, उसने सोचा। फिर उसने इसला की तरफ देखा और उसने सिर हिला दिया। फिर उसने रीगन की ओर पुनः देखा। प्रोफेसर, हमारी शक्ति के स्तर की चिंता मत कीजिए। हमारे लिए सीमा पर जाने का समय कब होगा? हम भी जाना चाहेंगे। ओह, अगर आप कहते हैं कि चिंता न करें तो इसका मतलब है कि आप दोनों बहुत करीब हैं या पहले से ही यह है, इसलिए मुझे तब चिंता नहीं होगी। हमें सटीक तारीख नहीं पता है, लेकिन यह अब से 2 सप्ताह या 1 महीने बाद संभव है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम उस समय के लिए तैयार रहेंगे। प्रोफेसर, हम अलविदा कहेंगे, हम प्रशिक्षण मैदान में जाएंगे। एक संक्षिप्त विदाई के बाद सार्थक और इसला कार्यालय से बाहर निकले और मुख्य प्रशिक्षण अनुभाग की ओर जाने के लिए अकादमी की ट्रेन में सवार हो गए। इसे इतने नामों से जाना जाता है कि कभी कभी कोई भी इसका वास्तविक नाम याद नहीं रख पाता। खूनी प्रशिक्षण का पवित्र मैदान। जैसे ही वे इस दिशा में आगे बढ़े, सार्थक ने एलिस द्वारा उसके लिए छोड़ा गया पत्र निकाला और भौहें सिकोड़ लीं। ये लड़की काफ़ी तेजी से मजबूत हो रही है। जब मैं पहली बार उससे मिला था तब उसकी ताकत 5050 थी, लेकिन अब वह 10,000 के करीब पहुंच गई है। ये काफ़ी प्रभावशाली वृद्धि है। पत्र में उसे बताया गया था कि वह 10,000 शक्ति के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचने के लिए अस्थायी रूप से पारिवारिक हवेली में वापस आएगी, क्योंकि वह पहले से ही करीब थी। वह साल के अंत की छुट्टियों से पहले इसे हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसे क्लैन एलन प्रशिक्षण मैदान में बंद दरवाजों के पीछे खुद को आजमाने की जरूरत थी। वह उससे ये भी कहती थी कि जैसे ही वह उस स्थान के करीब पहुंचेगी वह उसे फ़ोन करेगी। अच्छा विकास, मुझे आश्चर्य है कि अगर वह और मैं एक खूनी जोड़ा होते तो क्या होता? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। उसने इसला की शक्ति में विस्फोटक वृद्धि देखी थी जब से वे एक खूनी जोड़ा बन गए थे, इसलिए उसने सोचा कि इसका एलिस एक उत्तराधिकारिणी पर क्या प्रभाव होगा। विचारों के बीच सार्थक और इसला अकादमी के पवित्र मैदान में पहुंचे। जब वे नीचे उतरे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर दंग रह गए।
ये स्थान एक खूबसूरत शहर था जो प्रथम अकादमी और द्वितीय अकादमी के बीच स्थित था। ये दुनिया की बड़ी राजधानियों की तरह बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़ा शहर था जहां बहुत से लोग रहते थे। लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही है। यहाँ रहने वाले एकमात्र लोग शिक्षक और कर्मचारी हैं जो शहर के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी आबादी छात्र हैं जो केवल प्रशिक्षण के लिए यहाँ आते हैं। शहर में अनेक विविध प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनके उपयोग की लागत बहुत अधिक है। जब वे दोनों सुनसान और अंधेरी सड़कों से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ छात्रों को शहर के विभिन्न हिस्सों की ओर तेजी से चलते देखा। शहर के प्रवेश द्वार पर उन्हें जो नक्शा दिया गया था उसकी बदौलत वे जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। वे शहर के सेंट्रल टॉवर की ओर जा रहे थे, जिसमें बहुत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण होता है जिसके लिए बड़ी मात्रा में प्रामाणिक रक्त के उपयोग की आवश्यकता होती है। इस शहर में सब कुछ प्रशिक्षण के लिए था। घर, इमारतें आदि प्रशिक्षण के लिए थे। यहाँ रहने लायक एकमात्र चीज़ एक विशाल अपार्टमेंट शैली की इमारत थी जो शहर के अधिकांश हिस्से में फैली हुई थी, जहाँ शिक्षक और अधिकृत कर्मचारी रहते थे। बाकी सभी इमारतें, चाहे बड़ी हो या छोटी, प्रशिक्षण के लिए थीं। जल्द ही सार्थक और इसला सेंट्रल टॉवर पर पहुंच गए। कमरे के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन वे रुके हुए थे। उन्हें इस समय कमरे की सेवा नहीं दी जा रही थी। क्या हो रहा है, सार्थक ने सोचा। वह लोगों की लाइन के पीछे नहीं रुका, बल्कि इसला को पार करके आगे चला गया। कई लोगों ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा और कुछ ने तो उन्हें लाइन में आने के लिए चिल्लाया भी। दूसरी अकादमी के छात्र यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास यहाँ एक कमरे का किराया देने के लिए पर्याप्त पैसा भी है? अरे, वह आदमी लाइन में क्यों नहीं आता? पीछे हटो। जैसे ही उन्होंने सार्थक और इसला की ओर इशारा किया, वहाँ चारों ओर तरह तरह की चीखें गूंजने लगीं। इससे शिक्षकों का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन फिर सार्थक को देखकर वे मुस्कुराए और उसकी ओर दौड़े। युवा जनरल, मिस, उनमें से एक ने कहा और दूसरे ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। हमें पहले ही बता दिया गया था कि आप आ रहे हैं, और प्रवेश द्वार से ही हमें बता दिया गया था कि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे। इस तरह, युवा जनरल, हमने आपके लिए एक अच्छा कमरा तैयार किया है, दूसरे प्रोफेसर ने छात्रों को सचेत करते हुए कहा। प्रोफेसर, क्या हुआ? वह आदमी अभी तक लाइन में नहीं लगा है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपके पास उसके लिए कमरा पहले से ही है? वह महिला भी सामान के रूप में वहां मौजूद है। यह उचित नहीं है प्रोफेसरों। हम पूरे दिन यहाँ रहे हैं और अचानक आप हमें रोक रहे हैं और हमें किराए पर कमरा लेने से रोक रहे हैं, जबकि वहाँ स्पष्ट रूप से कमरा है। क्या ये हमारे प्रति असम्मानजनक नहीं है? सही सही, अध्यापकों ने उनकी ओर घृणा से देखा। हम पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षण ऐसे होते हैं जब हम उन चीज़ों की परवाह नहीं करते। क्या आपको नहीं पता? जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमसे मिलने आता है तो हमें, एक नियम के रूप में, सबसे पहले उनका ध्यान रखना होता है। अगर आप लोगों का यंग जनरल के रूप में इतना ऊंचा दर्जा है तो आप मुझे ये क्यों नहीं दिखाते? अरे, जब आप सभी मूर्ख हैं तो शिकायत करना बंद करो, एक शिक्षक ने उत्तर दिया। दूसरे अकादमी के छात्र का क्या उच्च दर्जा हो सकता है? क्या वह ड्यूक का अमीर बेटा है या क्या? अगर ऐसा है तो मैं दक्षिणी मार्क्विस का बेटा हूं। आप मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार क्यों नहीं करते? प्रोफेसर ने उसे घूर कर देखा और फिर से व्यंग्य किया। अमीर बच्चा, अगर तुम अमीर हो तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ जो कुछ भी है उसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास युवा जनरल का दर्जा है जो तुम्हारे प्रयासों से अर्जित किया गया है, तो तुम यहाँ अपने खाली समय में प्रवेश कर सकते हो और एक निजी कमरा ले सकते हो। क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? मैथ्यू डिट्रिच, हमारे राज्य का नया खूनी पिशाच जनरल। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी उसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आखिर आप हैं कौन? ये प्रोफेसर अचानक ही चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि इस बार बात किसी महत्वपूर्ण विषय पर थी। एक प्रोफेसर के रूप में जो कभी छात्र थे, उन्होंने बचपन से ही सभी खूनी पिशाच जनरलों का सम्मान और प्रशंसा की थी, क्योंकि उसके माता पिता और उसे उनमें से एक ने बचाया था। इसलिए उसके लिए एक खूनी पिशाच जनरल एक वारिस के समान ही ऊंचा था। इसीलिए उन्होंने उस मूर्ख छात्र का अपमान करने में संकोच नहीं किया। सार्थक की पहचान सुनते ही वह डर गया। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि सभी ने ऐसा किया और सामने वाले के पीछे छिप गए। जिन लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया था वे सार्थक को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इसला को भी। वह न केवल सुंदर थी, उन्हें वह नई युवा ब्रिगेडियर जनरल होना चाहिए जो द्वितीय अकादमी में उपस्थित हुई थी। वे इन दिनों लोकप्रिय थे और उन्हें इसका पता भी नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि यह सिर्फ सेकंड अकेडमी में ही है। फिर भी इन लड़कों के चेहरे पर भाव देखकर, खासकर शिक्षकों के चेहरे पर, उन्हें एहसास हुआ कि दोनों ने अपनी हाल ही में हासिल की गई स्थिति को बहुत कम करके आंका था। फिर भी इसकी बदौलत वे बिना किसी परेशानी के सेंट्रल टॉवर में प्रवेश कर सके।
युवा जनरल, जब से हमें बताया गया था कि आप यहाँ होंगे, हमने आपके उपयोग के लिए 3 सर्वोत्तम कमरों में से एक तैयार कर दिया है। उस व्यक्ति ने प्रसन्नता और मुस्कान के साथ उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा। वह उन्हें सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया, जहाँ 3 आलीशान कमरे थे। इनमें से एक अन्य 2 से बड़ा था, जिससे प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन संभव हो सका। लेकिन मैथ्यू को दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर ने उसे चाबियां देने के बाद कहा, वास्तव में मैं उसे सबसे अच्छा कमरा देना चाहता था, लेकिन मैं वहां मौजूद उस महिला को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसने जो कहा उससे सार्थक का ध्यान आकर्षित हुआ। ओह, पहले कमरे में कौन है? उसने पूछा। वह आदमी शर्म से मुस्कुराया, सोफिया मफी, उसने जवाब दिया। सार्थक और इसला आश्चर्यचकित थे, लेकिन कुछ ही देर बाद प्रोफेसर काम पर लौट आए और वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। सेंट्रल टॉवर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में एक विशाल टॉवर था। इससे इस जगह के 3 मुख्य कमरे कुछ हवेलियों जितने बड़े हो गए। सार्थक का दिमाग चकरा गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी रोमांचक वास्तुकला हो सकती है जो इस तरह की चीज़ का निर्माण कर सके। चाहे वह इसके बारे में कुछ भी सोचता हो, यह स्थान शक्तिशाली लोगों के लिए प्रशिक्षण स्थल था। जब इतने सारे लोग एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे और दीवारों और फर्श पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, तो ये कैसे टिक पाया? यह अभी तक क्यों नहीं ढहा? सार्थक के सिर पर यही सबसे बड़ा सवाल मंडरा रहा था। हालांकि उसके पास कुछ सुराग थे जो कमरे में घुसते ही पुष्ट हो गए। यह इतना बड़ा था और इसमें इतनी सारी विचित्र वस्तुएं थीं कि इसे देखना आंखों के लिए थोड़ा थका देने वाला था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कमरों की दीवारों और फर्श पर शक्तिशाली शिलालेख थे, जिससे प्रत्येक कमरे की मजबूती अविश्वसनीय लगती थी। यह अद्भुत है, सार्थक ने कहा और इसला ने सिर हिला दिया। दीवारें सबसे कठोर अयस्क की तरह सख्त लग रही थीं। उन्हें मारने से ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में चोट लग जाएगी। उसने बगल की दीवार पर पड़े कागज का एक टुकड़ा उठाया, जो दिशा निर्देशों जैसा दिख रहा था, और जो उसने पढ़ा उससे वह आश्चर्यचकित रह गई। सार्थक, देखो, ये कहता है कि कमरा 30,000 शक्ति वाले 2 लोगों के बीच लड़ाई का सामना कर सकता है। सार्थक ने कागज पकड़ लिया। इसमें इस जगह की हर चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में निर्देश देने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन इसमें इस जगह की खूबसूरती का जिक्र इस तरह किया गया था मानो लेखक को उस पर गर्व हो। ये गर्व की बात है कि यह इतनी ताकत को झेल सकता है। मैंने खुद अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण किया है, और मुझे यकीन है कि पृथ्वी पर कोई भी दीवार मेरे प्रहार को झेल नहीं सकती। शायद केवल उच्चतम सुरक्षा स्तर वाले ही कुछ को झेल सकते हैं, 30,000 शक्ति वाले किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इस स्थान की वास्तुकला और कच्चा माल अद्भुत है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे प्रभावशाली ये शिलालेख हैं जो शक्ति और सुरक्षा को दर्शाते हैं। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सार्थक और इसला अंततः प्रशिक्षण के लिए मिले। जैसा कि मैं समझता हूँ, अब हमारे लिए शरीर और पिशाच शक्ति को प्रशिक्षित करना उचित है न? मैंने पढ़ा है कि मन को केवल 1000 शक्ति तक पहुँचने के बाद ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये सही है, सार्थक। जब आप 1000 शक्ति तक पहुँच जाते हैं, तो आपको अपने दिमाग और अपनी आत्मा की शक्ति को भी प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ प्रशिक्षण के लिए जगहें हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। अभी के लिए वे हमारे प्रशिक्षण कक्ष होंगे। इसला ने उन प्रशिक्षण कक्षों की ओर इशारा किया जिनका उसने उल्लेख किया था, और सार्थक ने सिर हिला दिया। इसमें कहा गया है कि उन्हें काम करने के लिए कम से कम 1 लीटर खून की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम योजना के अनुसार काम करेंगे। आइए पहले कुछ समय के लिए अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करें, हमारा शरीर अभी बहुत कमज़ोर है। सार्थक के ऐसा कहने पर दोनों कपड़े बदलने और हल्के कपड़े पहनने के लिए अलग अलग कमरों में चले गए। कुछ मिनट बाद वे बाहर आ गए। इसला ने हल्के वर्कआउट वाले कपड़े पहने हुए थे। उसके निचले हिस्से में लेगिंग और ऊपरी हिस्से में स्पोर्ट्स टॉप था, जबकि सार्थक ने केवल ढीले ढाले छोटे फलालन के साथ लचीले शॉर्ट्स पहने थे। वे कमरे के मध्य में चले गए, जहां उच्च कोटि की पिशाच शक्ति को मापने के लिए एक गेंद रखी गई थी। चलो प्रशिक्षण से पहले अपनी शक्ति की जांच करते हैं, ताकि प्रत्येक कसरत को पूरी तरह से ट्रैक किया जा सके। सार्थक ने कहा। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के परिणामों को लिखने के लिए एक नोटपैड निकाला। ऐसा करना आवश्यक नहीं था, और शायद इस दुनिया में केवल उन्होंने ही ऐसा किया, लेकिन इससे उन्हें हर प्रशिक्षण में सब कुछ बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, इसलिए उन्हें लगा कि यह इसके लायक था। इसला ने अपनी शक्ति का परीक्षण किया। पिशाच गेंद से हल्की सी चमक के बाद एक नंबर उसके ऊपर मंडरा रहा था। -500 वैम्पायर पावर। ये काफ़ी बड़ी संख्या थी, जिसे देखकर इसला मुस्कुरा उठी। स्वाभाविक रूप से वह पहले से ही अपनी शक्ति को जानती थी, क्योंकि उसने पहले भी इसका स्वाद चखा था। लेकिन फिर भी उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह हाल ही में काफ़ी मजबूत हो गई है, और उसने इस दौरान एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। हालांकि सार्थक ने जो हासिल किया था, उसके सामने उसकी शक्ति में वृद्धि उल्लेखनीय नहीं थी। उन्होंने भी अपनी शक्ति का परीक्षण किया,
और एक बार फिर एक संख्या पिशाच गेंद के ऊपर तैरने लगी। -7 वैम्पायर पावर। इसला ये देखकर आश्चर्यचकित हुई, विशेषकर तब जब सार्थक प्रति प्रशिक्षण सत्र में 0 वैम्पायरिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। ये देखने लायक था। बहुत ज्यादा मूर्ख, वह बस यही सोच सकी। हालांकि वह इस बात से खुश थी। सार्थक ने अपने नोटपैड में सब कुछ लिख लिया। उसके बाद वे एक प्रशिक्षण कक्ष के सामने खड़े हो गए। इसला, लगता है कि इसके कई चरण हैं। सबसे प्रभावी चरण, लेकिन सबसे खतरनाक भी, जिसके लिए 50 लीटर रक्त की आवश्यकता होती है। सबसे सस्ता लीटर है, आप कौन सा उपयोग करना चाहती हैं? सार्थक ने पूछा और उसने उसकी ओर देखा। आपके लिए ये सबसे प्रभावी है। आखिरकार हम साथ में प्रशिक्षण लेंगे, उसने जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिला दिया। क्या तुम्हें यकीन है? ऐसा लगता है कि 50 लीटर वाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और हम अगले 4 घंटों तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। सार्थक ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अच्छा, अब ट्रेनिंग का समय हो गया है। उन्होंने तुरंत बड़ी मात्रा में रक्त निकाला और उसे कमरे के बाहर लगे उपकरण में डाल दिया। इस उपकरण में कई शिलालेख और तंत्र थे जो अजीब और उन्नत तकनीक से बनाए गए थे। एक बार जब उसने रक्त को अवशोषित कर लिया तो उसने उन्हें टेर करने की अनुमति दी। कमरा काफी बड़ा था और उसमें विभिन्न प्रशिक्षण के लिए अनेक तंत्र मौजूद थे। वे अकेले प्रशिक्षण ले सकते थे, एक दूसरे से लड़ते हुए भयानक रक्त स्नान कर सकते थे, या वे अत्यंत शक्तिशाली कठपुतलियों को बुला सकते थे जो लड़ सकें। इस स्थान पर सबसे प्रभावी काम इन कठपुतलियों से लड़ना था, इसलिए सार्थक ने हर चीज को अधिकतम स्तर तक सक्रिय कर दिया जिसे वे संभाल सकते थे। कमरे में 50 लीटर खून जमा होने के कारण सार्थक के ऐसा करते ही जो तंत्र थोड़ा पुराना लग रहा था वह चलने लगा। कमरे में विभिन्न स्थानों पर कई शिलालेख व्यवस्थित थे तथा फर्श और दीवारों से खून से बनी 8 जंजीरें बाहर निकली हुई थीं जो सार्थक और इसला को एक ही समय में मजबूती से पकड़े हुए थीं। ये कमरे में पहला परीक्षण था। प्रशिक्षण का उद्देश्य भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करना था, इसलिए यहाँ सब कुछ विशेष रूप से उसी के लिए व्यवस्थित किया गया था। ये जंजीरें, जो उन्हें दीवार से मजबूती से बांधे हुए थीं, उन दोनों के शरीर में पैशाचिक शक्तियों को सील करने के लिए रक्त और कुछ शिलालेखों का उपयोग कर रही थीं। लेकिन ऐसी जंजीरों का यही एकमात्र उद्देश्य नहीं था। एक और लक्ष्य था, और वह था केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करके उनसे मुक्त होना। यही कारण है कि यह कमरे में पहला परीक्षण था। सार्थक ने अपने शरीर को रक्त की जंजीरों से जकड़े हुए महसूस करके अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वे उसकी अपेक्षा से अधिक मजबूत और मोटी थीं। यह इसला के लिए मुश्किल होगा, सार्थक ने सोचा, खुद को खोलने की कोशिश करते हुए। जंजीरों की ताकत उसके लिए भी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को कमोबेश प्रशिक्षित कर लिया था। उसने और अधिक प्रयास किया, लेकिन जंजीरें भी लचीली लग रही थीं, जिससे यह और भी कठिन हो गया। सार्थक ने अपने पैरों को मजबूती से जीथा पर रखा, अपने पैरों में ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। इन अजीब जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हुए उसने जो प्रयास किया, उससे उसके चेहरे की नसें उभर आईं। ठीक उसी क्षण दीवार की ओर से खून की एक गोली निकली और उसके शरीर में जा लगी। खून के रिसाव से उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था, मानो उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया हो और सीधा तालाब में फेंक दिया गया हो। यह इतना भयानक था कि वह अपने पीछे की दीवार से जोर से टकराया। उसका शरीर जल रहा था। बहुत दर्दनाक है, उसने सोचा और इसला की ओर देखा। इसला भी सार्थक की तरह ही करने की कोशिश कर रही थी। उस पर भी यही प्रक्रिया दोहराई गई, लेकिन जल्द ही खून की गोली उस पर भी लग गई और दीवार में मजबूती से जा लगी। उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली, लेकिन उसने दर्द को रोकने के लिए अपने दांत जोर से दबा लिए और भौहें सिकोड़ लीं। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक दर्दनाक है, उसने सोचा और सीधे सामने देखने लगी। सार्थक ने भौहें सिकोड़ी और जंजीरों की ओर देखा। वे लचीले तो हैं, लेकिन बहुत सख्त और कठोर हैं। इसमें क्या दिक्कत है, उसने सोचा। उसने फर्श पर नजर डाली और पाया कि उस पर अलग अलग रेखाएं थीं। ये रेखाएं पूरे कमरे को एक तरफ से दूसरी तरफ से पार कर रही थीं, और कुल मिलाकर 3 रेखाएं थीं। जल्द ही उसे कुछ सूझा, इसलिए वह पुनः आगे की ओर बढ़ गया। मुझे लगता है कि हमें उस अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम उस पर कदम रखेंगे, खून के धब्बे निकल आएंगे, सार्थक ने आगे बढ़ते हुए कहा। 2 जंजीरें उसके पैरों को पकड़े हुए थीं और 2 उसकी बाहों को। इसलिए उसे चलने के लिए अच्छी तरह से समन्वय करना पड़ा, जब तक कि वह अपना संतुलन खोना नहीं चाहता था। लेकिन पैरों को हिलाने के लिए समन्वय के साथ साथ अलौकिक प्रयास भी आवश्यक है। इसलिए जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर की नसें उभरने लगीं और जल्द ही उसने दूसरा कदम भी आगे बढ़ाया, जिससे वह ठीक उसी रेखा पर पहुंच गया जिसके बारे में वह सोच रहा था। इसला भी यही काम कर रही थी, लेकिन धीमी गति से। फिर भी जैसे ही सार्थक ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सामने से खून की धार निकली और उसके बाजू में जा लगी।
दर्द भयानक था। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसके शरीर में छेद हो गया है, जिसके कारण उसे थोड़ा पीछे खींच लिया गया, लेकिन दीवार से टकराने से बचने के लिए उसने अपने पैरों को कसकर पकड़ लिया और भौहें सिकोड़ लीं। क्या यह मेरे शरीर से होकर गुजरा? उसने सोचा और फिर कोशिश की। कुछ क्षण पहले तो ऐसा नहीं था, इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने एक बार फिर फर्श को विभाजित करने वाली रेखा के दूसरी ओर कदम रखने में संकोच नहीं किया और ऊपर देखा कि गोली कहाँ से आ रही है। उसने अपने मन में उस पथ का पता लगाया और अपने शरीर के उस हिस्से को कड़ा कर दिया जहां उसे लगा कि उसे झटका लगेगा। तभी उसकी तरफ से एक चीख निकली जिससे वह थोड़ा चौंक गया और झटका उसे दीवार में जोर से लगा। अरे, उसने सोचा, लेकिन जल्दी से इसला की ओर देखा। वह पसीने से लथपथ थी और सदमे में अपने शरीर की ओर देख रही थी। यह मेरे पास से गुजरा, वह उलझन में धीरे से बोली। सार्थक समझ गया कि क्या हुआ था और उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे दूसरी बार भी ऐसा ही लगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बात समझ गया हूँ। ये कमरा अद्भुत है, इसला। सार्थक की बात सुनकर इसला आश्चर्यचकित हो गई और उसकी ओर देखने लगी। तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने पूछा। सार्थक ने फर्श पर बनी रेखाओं की ओर इशारा किया। जब हम पहली पंक्ति में खड़े होंगे तो हम पर दर्दनाक रक्त की एक धार चलाई जाएगी जो हमारे शरीर को चीर सकती है। लेकिन यह असली रक्त है और जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारा पिशाचवाद इसका उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए करता है। चूंकि यह सामान्य तरीके से नहीं लिया जाता है बल्कि छिद्रों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, इसलिए पिशाचवाद इसका उपयोग शरीर को अंदर से मजबूत करने के लिए करता है। इसके अलावा ये जिस मजबूती के साथ आता है वह शरीर को बाहर से भी मजबूती प्रदान करता है। ये सचमुच एक अद्भुत कमरा है जो भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करने और पिशाचवाद की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। क्या आपको यह अद्भुत नहीं लगता? इसला ये सुनकर दंग रह गई और उसने उन भावनाओं के बारे में सोचने की कोशिश की जो उसे उस समय हुई होंगी जब वह उस खून से लथपथ हो गई थी, और उसने सिर हिला दिया। अच्छा, तो ये बात थी। उसने आश्चर्य से सोचा। ये जानकर उन्हें और अधिक खुशी हुई क्योंकि उन्हें पता था कि वे और अधिक मजबूत हो रहे हैं। इससे जितना संभव हो सके उतने वार करने पर ध्यान केंद्रित करो, साथ ही अपनी पिशाचता को सक्रिय रखो। साथ ही मुझे लगता है कि इसके पहले भाग तक पहुंचने का पूरा उद्देश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए उन शॉट्स का उपयोग करना है, इसलिए हमें पैरों को ठीक से मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जब हम देखें कि कोई शॉट जंजीर को मार सकता है तो हम उसका उपयोग करें। सार्थक ने उत्तर दिया और उस तरफ वापस चला गया। कुछ समय पहले उन्होंने जो पढ़ा था उसमें इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन यह उनके लिए थोड़ा स्पष्ट था कि ऐसा ही था। आखिरकार इसमें कहा गया है कि प्रथम प्रशिक्षण का पूरा उद्देश्य जंजीरों से मुक्त होना था। इसलिए वह जल्द ही फर्श पर फैली लाइन पर अपने दोनों पैर रखकर मजबूती से खड़ा हो गया। ये कठिन था, लेकिन शीघ्र ही सामने से खून की गोली की आवाज आई और सार्थक ने प्रक्षेप पथ का अनुमान लगाने के बाद प्रभाव का सामना करने के लिए अपने पेट को खड़ा कर लिया। उसके शरीर के अंदर एक पॉपिंग ध्वनि गूंजी, लेकिन सार्थक इतनी मजबूती से जी पर पिन किया गया था कि उसने इसे वापस धक्का नहीं दिया। दर्द भयानक था, लेकिन सार्थक ने अपने दांतों को जोर से पीसकर उसे सहन किया। लेकिन उन्होंने देखा कि दो गोलियां दो अलग अलग स्थानों से दो अलग अलग खंडों में आईं। अरे, तो यह ऐसा ही है, उसने सोचा और जल्दी से अपने शरीर के दो हिस्सों को सख्त कर लिया। फिर भी इस बार की शक्ति काफी भयावह थी। उसके दांत जोर से हिल रहे थे और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर धकेला जा रहा था, लगभग दीवार से टकराने वाला था। अब तक हर बार वार एक ही स्थान पर नहीं हुआ था, इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि जब वार उसके पूरे शरीर के अगले हिस्से पर लगेंगे तो क्या होगा। इसलिए वह एक बार फिर उस अजीब फिनिश लाइन पर दृढ़ता से खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से हल्का खून बहने लगा, लेकिन ये खून कमरे में आश्चर्यजनक गति से समा रहा था। मशीन से उस पर वार जारी रहे। अंततः उसके शरीर के सामने का सब कुछ खून की उन गोलियों से ढक गया। उसके शरीर में दर्द थोड़ा असहनीय था, लेकिन फिर भी अब वह हिस्सा आ गया जिसे वह जानना चाहता था। अब ये तंत्र क्या करेगा? सुदृढ़ीकरण करेगा। उसने सामने से एक अजीब गोली की आवाज आती देखी। फिर से सामने, उसने सोचा, लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ तेजी से उसकी ओर आ रहा है। अवसर, उसने सोचा, नाटकीय ढंग से अपने शरीर को एक तरफ घुमाते हुए। दो अलग अलग स्थानों पर दो खून के छर्रे लगे। उनमें से एक जंजीर में है, दूसरा पीछे से आ रहा है। लेकिन दूसरे ने उसके लीवर वाले हिस्से पर इस तरह से प्रहार किया कि दर्द इतना असहनीय हो गया कि वह एक बार फिर पीछे की दीवार से टकरा गया। उसके शरीर में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंगों से खून बह रहा है। ये सचमुच दर्दनाक है, उसने सोचा और जल्दी से इसला की ओर देखा। वह उससे बेहतर स्थिति में नहीं थी। उसके शरीर से खून अभी भी बह रहा था और वह पहले से ही थोड़ी पीली दिख रही थी। उद्धरण ... अच्छा नहीं है, उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मेरी जितनी नहीं है, उसने बहुत खून खो दिया है।
इस डर से वह बच तो जाएगी, लेकिन उसे चोट लग सकती है, सार्थक ने सोचा और फिर से आगे देखा। दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होकर वह एक बार फिर उस अंतिम रेखा की ओर बढ़ा और इस बार अलग अलग जगहों से खून की कई धारें फूट पड़ीं। सार्थक दिशा का तुरंत अनुमान लगाने में सक्षम था और उसने अपने शरीर को जल्दी से हिलाया ताकि गोलियां रक्त की डोरी पर सही और आवश्यक स्थान पर लगें। कुछ चीजें गलत जगह पर लगीं, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ, लेकिन कुछ चीजें सही जगह पर लगीं। सार्थक ने तब तक ऐसा ही किया जब तक कि एक कर्कश ध्वनि नहीं सुनाई दी। तारांकन क्लैंक ध्वनि ने कमरे को गुंजायमान कर दिया, जिससे सार्थक को खुशी मिली। अंत में फिर भी वह खुशी एक गंभीर गलती थी, क्योंकि उसने आने वाले अन्य हमलों को नज़रअंदाज कर दिया था और यह भी नहीं सोचा था कि केवल एक जंजीर ही टूटी थी। इसलिए जल्द ही उसकी पीठ पर चोट लगी और वह सीधे दीवार से जा टकराया। इसके बाद उसके मुंह से खून बहने लगा और पूरे शरीर में दर्द होने लगा, जबकि इसला भयभीत दिख रही थी। सार्थक, वह चिल्लाई, लेकिन लापरवाही के कारण उसे भी मारा गया और दीवार से टकरा दिया गया। वह कमजोर हो गई थी, इसलिए दर्द ने उसे जकड़ लिया और वह अपनी स्थिति से उठने में असमर्थ हो गई। सार्थक ने दर्द को दृढ़ता से सहन किया और एक बार फिर खड़ा हो गया। ये कमीना सोचता है कि ये मुझे हरा देगा, उसने गुस्से से सोचा और एक बार फिर वहां चला गया। एक हाथ मुक्त होने पर वह अन्य जंजीरों के साथ कुछ कर सकता था, और जल्द ही उसने देखा कि यह बहुत आसान था, क्योंकि अंतिम 3 में से 2 जंजीरें टूट गई थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की मांसपेशियों में थोड़ी वृद्धि हुई है। बस उसके शरीर पर आखिरी जंजीर फट गई। ये वह क्षण भी था जब दूसरी ओर 2 विस्फोट की आवाजें गूंजी, क्योंकि इसला के शरीर से एक ही समय में रक्त की 2 धाराएं फूट पड़ीं। सार्थक ने आखिरकार गहरी सांस ली, लेकिन वह शांत नहीं हो सका क्योंकि उसने देखा कि इसला के शरीर में विस्फोट की आवाज का असर पहले जैसा ही था। वह अपनी एकाग्रता से उछल गई और फिर से दीवार से टकरा गई। उसके लिए उठना कठिन साबित हुआ। ये बहुत दर्दनाक है। शरीर को प्रशिक्षित करना डरावना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना दर्दनाक होगा, उसने मुश्किल से सोचा, क्योंकि वह उठने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर पीला पड़ गया था और उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। फिर भी वह सार्थक के लिए अब और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए जितना हो सका उसने उठने और अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखने की कोशिश की। फिर भी उसके शरीर में दर्द उसे उसके पिछले आघात की याद दिलाता रहा। उसका मन डगमगा रहा है। उद्धरण ... चुप रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, उसने मन ही मन कहा, लेकिन आघात से निपटना कठिन था। इससे उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर हो गईं और उसे लगा कि उसे सो जाना चाहिए। शायद उसका मन उसे धोखा दे रहा था, और हालांकि वह उठना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में दर्द ने उसके मन के धोखे को और बढ़ा दिया। उद्धरण ... मुझे आश्चर्य है कि क्या सार्थक बच पाया होगा, उसने सोचा, और उसका शरीर एक ओर झुक गया, लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। खून की कमी से वह पूरी तरह से चक्कर खा रही थी। वह जानती थी कि वह कुछ भूल गई है। वह रक्त उसके शरीर में व्याप्त था और कुछ हद तक उसके शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसकी चेतना को पिशाचवाद और एक साथ कई चीज़ों के अधीन रखना बहुत कठिन था। उसने ये सही ढंग से नहीं किया था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना वह चाहती थी। जैसे ही उसका शरीर डगमगाया, एक हाथ ने उसे तेजी से पकड़ लिया। वह स्तब्ध रह गई और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, फिर भी वह अपने सामने सार्थक को देख सकती थी। वह घुटनों के बल बैठा था और उसे मजबूती से पकड़ रहा था। फिर वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। यदि तुम्हारे पास खून कम है तो तुम जितना चाहो ले सकती हो, उसने उसका चेहरा अपने कंधे पर रखते हुए कहा। इसला अभी भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं थी कि उन शब्दों ने उसे बिजली के बोल्ट की तरह मारा और उसे थोड़ा हिला दिया। उसने सार्थक की गर्दन की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे अपने नुकीले दांत वहां गड़ा दिए। जल्द ही वह स्वादिष्ट रक्त उसके शरीर में वापस दौड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सार्थक उसकी पीठ को सहला रहा है, जिससे उसके दिमाग में नए गर्म विचार आए। फिर भी एक और विचार उसके दिमाग पर आक्रमण कर रहा था। इतना शक्तिशाली और प्रतिभाशाली, वह इतने बहुमुखी तरीके से काम कैसे कर लेता था। मैं वाकई बहुत कुछ मिस कर रही हूँ, उसने सोचा। यदि वह जानती कि सार्थक को अपनी पिशाचता को सक्रिय रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सक्रिय रहती है, तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाता। जब इसला सार्थक का खून पीने में सक्षम हुई तो उसका शरीर अपनी पूरी चमक में लौट आया। इससे उसके लिए कुछ प्रयासों में आसानी से जंजीरों से मुक्त होना संभव हो गया, और अंततः जब वह दोनों जंजीरों को तोड़ने में सफल रही तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन ये केवल पहला परीक्षण था। मुख्य परीक्षण अभी बाकी था, जिसमें कमरे के मध्य में व्यवस्थित कई अत्यंत भारी और मजबूत कठपुतलियों से लड़ना शामिल था।
सार्थक ने कमरे के मध्य में सजाई गई कठपुतलियों को देखा और जब इसला उसके पास आई तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ लड़ाई करने जितना आसान नहीं होगा, इसलिए तैयार रहें। हालांकि वे कठपुतलियां खून से बनी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें सक्रिय करने के लिए सारा खून इस्तेमाल किया गया होगा। इसला ने सिर हिलाया। कमरे की थीम और उसके द्वारा देखी गई गोलियों के आधार पर, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि यह स्थान आपको पुनर्जन्म देने के लिए खूनी स्नान देने वाला है, उन दोनों के लिए दर्द अभी शुरू ही हुआ होगा। फिर भी इस बार इसला इसे पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ थी। कमरे के साथ समस्या ये थी कि उन्हें ये सब उस पिशाच शक्ति का उपयोग किए बिना करना था जो पिशाचों की बहुत मदद करती है। लेकिन इसला जैसी महिला के लिए इसे पूरा करना स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन था, क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर है। जल्द ही दोनों पंक्ति में खड़े हो गए और शादी कर ली। वह सेंट सार्थक उनके काउंटरों में भाग रहा था और एक पल में उनमें घुस गया। इसला ने भी ऐसा ही किया। जहां वे खड़े थे वहां फर्श पर खींची गई रेखाओं के पार जादुई शिलालेखों की विभिन्न दीवारें खड़ी थीं और उनके ऊपर से एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उन्हें बता रही थी कि उन्हें इस कमरे में क्या करना है। स्वागत है। शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में 2 चरण हैं। पहले चरण में आपको इसे समझने के लिए अपने दिमाग से काम करना होगा। यदि आप पहले से ही यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपने शारीरिक परीक्षण पास कर लिया है। अब असली शारीरिक परीक्षण शुरू होता है। आपको जाने से कम 3 घंटे तक कठपुतलियों से लड़ना होगा। अगर आप रुक नहीं सकते तो स्टॉप शब्द चिल्लाकर मशीन को बंद करवाएं, हालांकि इसे रुकने में कुछ सेकंड लगेंगे। अगर आप 30 घंटे और 30 मिनट बीतने से पहले रुक जाते हैं तो आप अपने प्रशिक्षण समय का 10वां हिस्सा खो देंगे। सार्थक और इसला ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि कठपुतलियां वाकई बहुत मजबूत थीं। इन चीज़ों के खिलाफ 3 घंटे तक लड़ना मुश्किल होगा। ये कठपुतलियां उस हवेली के आंगन के कमरे में मौजूद कठपुतलियों से भिन्न थीं जहां वे रहते थे। ये कठपुतलियां लड़ सकती थीं और इतनी मजबूत थीं कि उनके वार से मौत तक हो सकती थी। एक बुरा वार हड्डियां तोड़ सकता था, इसलिए यह एक कठिन परीक्षा थी। और ठीक उसी समय जब वे संघर्ष कर रहे थे 5 अलग अलग स्थानों से अविश्वसनीय गति से खून की 5 धारें निकलीं। ये सार्थक और इसला की सभी दिशाओं में भयंकर बल के साथ गिरे और कठपुतलियों को एक बूंद भी नहीं छू सकी। इस तरह से मारे जाने के दर्द को महसूस करके दोनों सदमे से चीख उठे। उन्होंने जोर से दांत पीसकर सामने वाली कठपुतली पर मुक्का मारा, लेकिन तभी उनमें से एक और कठपुतली ने उन दोनों को पीछे की ओर धकेल दिया। इन कठपुतलियों को सामने वाले की स्थिति की परवाह किए बिना लगातार हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए भले ही इसला और सार्थक को हर तरफ से मारा गया था, लेकिन ये बल के साथ हमला करना जारी रखते थे। मैं समझता हूँ, इसीलिए इन्हें खूनी स्नान कहा जाता है, सार्थक ने सोचा, जब उसने महसूस किया कि उस पर गोली चलाई गई थी और उसका खून उसके टायर के शरीर पर फैल गया था। इसके अलावा इस रक्त को एक तंत्र द्वारा बहुत बल के साथ फेंका गया था जो इसे शरीर की रक्षा करने के लिए उच्च गति से फेंक सकता था, इसलिए यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था लेकिन बेहद प्रभावी था। दोनों को ये बात पता थी, इसलिए वे उठे और प्रशिक्षण जारी रखा। और इस तरह कई घंटे बीत गए। हर 3 घंटे के अंतराल पर ब्रेक, कठपुतलियों के खिलाफ लड़ाई और खूनी स्नान के बीच दोनों ने वहां पूरा दिन बिताया। वे बुरी तरह थक चुके थे क्योंकि ये प्रशिक्षण उन्हें अकादमिक रूप से अनुमत सीमा तक खींच रहे थे, जो कि निषिद्ध सीमा के करीब था। ये वर्कआउट न्यूनतम 3 घंटे का था, जिसमें अधिकतम 0 मिनट का ब्रेक था, जिससे उनके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता था। इस प्रकार दोनों दिन भर आराम करने में सक्षम थे और 0 मिनट से अधिक समय तक आराम करने के लिए नहीं रुके। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कमरा उनसे सीख सकता है। जब सार्थक को एहसास हुआ कि वह इसला से अधिक समय तक टिक सकता है तो उसके लिए चीजें और अधिक कठिन हो गईं। यह शायद इस दुनिया की कृत्रिम बुद्धि है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों में बहुत प्रगति की है, उन विषयों को छोड़कर जो बहुत उपयोगी नहीं हैं। अगर वे सेल फोन जैसे उपकरणों में आगे नहीं बढ़े हैं तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मन उन प्रकार के संकेतों को रोकता है। कितना दिलचस्प है, सार्थक ने उस समय सोचा। इस प्रकार प्रशिक्षण समाप्त हो गया क्योंकि रक्त की अंतिम धार उनके शरीर से टकराए और उन्हें एक बार फिर रक्त में डुबो दिया। ये प्रशिक्षण का अंतिम भाग था, इसलिए हमले का बल इतना अधिक था कि वे कमरे की दीवारों से टकराकर पूरी तरह थक गए। इस प्रशिक्षण दिवस ने उनके शरीर को नया जीवन दिया, जो लाल रंग की हल्की चमक के साथ चमक रहा था। दोनों की मांसपेशियां मजबूत हो गईं, हालांकि अलग अलग तरीकों से। सार्थक पहले से ज्यादा मांसल हो गया। ये मांसपेशियां सामान्य तरीके से बढ़ीं, जिससे वह एक मांसल, तंदुरुस्त आदमी जैसा दिखने लगा। इसके अलावा आप देख सकते थे कि मांसपेशियां एक मजबूत शक्ति देती थीं। इसके बजाय इसला की मांसपेशियों में वृद्धि का वही प्रभाव नहीं हुआ। उसकी भुजाएं, पैर और सामान्य तौर पर उसका पूरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और नाजुक हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो प्रशिक्षण ने उसकी सुंदरता में अद्भुत वृद्धि कर दी हो।
पहले 4 घंटे के प्रशिक्षण के बाद वे लंबे विश्राम के लिए चले गए। यह एकमात्र ऐसा समय नहीं था जब वे वहां प्रशिक्षण ले रहे थे। ये प्रशिक्षण अभी भी उन पर बहुत प्रभावी था और आप इस तथ्य से बता सकते हैं कि उन्होंने इस बार इसे मुश्किल से पूरा किया था। तो कई घंटों के आराम के बाद वे उस शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष में वापस चले गए। इस प्रकार दिन बीतते गए। समय कम होने के कारण सार्थक ने 5 दिन भौतिक शरीर के प्रशिक्षण में तथा 10 दिन पिशाच शक्ति बढ़ाने में बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय ये सबसे कठिन कार्य था। इसलिए 5 दिनों के गहन शारीरिक प्रशिक्षण के बाद, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को पूरी क्षमता से काम करने के लिए प्रेरित किया, वे पुनः तरोताजा महसूस करने लगे और आने वाले समय के लिए तैयार हो गए। पिशाच शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम दोनों के लिए कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। पहले से ही कठपुतलियों को पीटने का 1 घंटे का प्रशिक्षण उन्हें बहुत अधिक शक्ति नहीं देता है, यह उन्हें न्यूनतम मात्रा प्रदान करता है, जो 5000 शक्ति तक पहुंचने के बाद से बहुत कम हो गया था। इन 5 दिनों के दौरान उन्होंने अपनी पिशाच शक्ति को थोड़ा बढ़ा लिया, हालांकि यह उद्देश्य नहीं था, ये तो शारीरिक शक्ति में वृद्धि का एक गौण प्रभाव मात्र था। इससे इस प्रकार के वर्कआउट कम प्रभावी हो जाते हैं। उन्हें ऐसे वर्कआउट के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए जो उनके शरीर को सीमा तक धकेले और उन्हें वर्कआउट के दर्द और पसीने को महसूस करने के लिए खून बहने पर मजबूर कर दे, ताकि यह अधिक प्रभावी हो सके। यही कारण था कि सार्थक ने पहले शरीर को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। एक बार जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया तो वास्तविक प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया, जिससे उन्हें वर्गीकृत किया जा सके और देखा जा सके कि 10 दिनों के गहन प्रशिक्षण में वे कितनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वे पिशाच शक्ति प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गए। किसी कारण से इस कमरे के ऊपर एक रोशन चिन्ह लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यह उचित है। सार्थक को इसका मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर खूनी स्नान के आसपास शारीरिक प्रशिक्षण के समान ही पद्धति थी। ये सिर्फ इतना है कि जाहिर है यहाँ हर शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इसलिए जब वे अंदर गए तो दोनों ने सावधानी बरती और तंत्र को सक्रिय किया। जल्द ही दीवारों पर लगे तंत्र से खून की कई धारें बाहर निकलीं। उन दोनों को इस कमरे में उस काम के लिए लिखे गए बहुत से शिलालेख दिखाई दिए। वे गोलियां उन पर लक्षित नहीं थीं। इसके बजाय वे एक खूनी विस्फोट के साथ फर्श पर गिर गए और उस स्थान से एक खूनी चरित्र उभरने लगा। ये पात्र लगभग 180 सेंटीमीटर लंबे थे। उनके चेहरों पर न तो आंखें थीं और न ही मुंह। वे पूरी तरह से खून से लथपथ थे, लेकिन किसी तरह वे सार्थक और इसला का सटीक स्थान बता सकते थे। उनके हाथों में रक्त से निर्मित विविध हथियार थे, जैसे तलवारें, भाले आदि। जैसे ही वे सामने आए, उन्होंने इस बार अपने प्रतिद्वंद्वी सार्थक और इसला पर जोरदार हमला बोल दिया। तारांकन बूम। जैसे ही उन्होंने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया, पिशाच शक्ति का विस्फोट बहुत जबरदस्त था, जिसने दोनों को पीछे धकेल दिया। कितना शक्तिशाली, सार्थक ने सोचा और तेजी से उनकी ओर दौड़ा और 2 को पेट में घूंसा मारा। फिर भी इन लोगों में सांस लेने जैसी बुनियादी कमजोरी नहीं है, इसलिए रिकवरी तुरंत हुई। उन्होंने तुरंत सार्थक पर एक शक्तिशाली स्टन फोर्स से हमला किया जो उसे अपनी बाहों में लगी। इसला खड़े होने के लिए एक अलौकिक प्रयास कर रही थी। आखिरकार ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। फिर भी उसे जल्द ही एक भाले से उसके पेट पर वार करके पीछे धकेल दिया गया। बुआग। तभी उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। इसला। सार्थक जल्दी से अपने सामने खड़े लोगों से दूर भागने में सफल रहा और दोबारा प्रहार से बचने के लिए इसला की तरफ आया, और उसी समय उसने खून से लथपथ सैनिकों में से एक के सिर पर वार किया। यह एक सटीक और त्वरित कार्रवाई थी, जिसका परिणाम अच्छा रहा, लेकिन खूनी लड़ाकों की संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि उन्होंने इसला की रक्षा की, फिर भी वे शीघ्र ही पीछे की ओर गिर पड़े। क्या तुम ठीक हो? उसने उठते हुए पूछा, और इसला ने अजीब ढंग से सिर हिलाया। बस एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई, माफ करना। मैं ठीक से लड़ूंगा, उसने जवाब दिया और सार्थक ने सीधे सामने देखते हुए सिर हिलाया। मुझे उनकी कमजोरियां समझ में नहीं आती। शायद यह है कि वे कितने वार झेल सकते हैं क्योंकि वे खून से बने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कितने वार झेल सकते हैं। इसलिए आइए हम उनके सिर पर जितना संभव हो सके उतनी बार वार करने की कोशिश करें ताकि हम देख सकें कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। साथ ही सावधान रहें, उसने कहा और उसके गाल से थोड़ा खून पोंछने के लिए उसकी ओर देखने लगा। सार्थक ने कहा, मेरे हाथों पर भी चोट लगी, वे इतनी तेज थीं कि मुझे पता भी नहीं चला। उसने उसे अपने घाव भी दिखाए। उसकी भुजाओं पर कई धारदार घाव थे। यह आश्चर्य की बात थी कि वे उसे इस तरह से घायल कर सकते थे, वह भी ऐसी स्थिति में जब वह लड़ाई पर इतना केंद्रित था कि उसे प्रतिद्वंद्वी के किसी भी अंक को नहीं गंवाना चाहिए था। शायद वे उसकी कल्पना से भी अधिक तेज थे। वे शीघ्र ही युद्ध में वापस लौट आए, क्योंकि 3 घंटे बीत जाने से पहले वे अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार वे एक बार फिर खूनी संघर्ष में उतर गए। जैसे जैसे युद्ध की तीव्रता चरम पर पहुंची, वार पलटवार की आवाजें आने लगीं।
खून की बूंदें हर जगह तैरने लगीं और कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर गईं, लेकिन खूनी लड़ाके भी जमीन पर गिर गए। जैसा कि सार्थक को संदेह था, इन खूनी लड़ाकों में कोई कमजोरी नहीं थी, उनका प्रतिरोध कुछ ही वार तक सीमित था। समस्या ये थी कि वारों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्हें छाती, पेट या सिर पर लगना था। प्रहारों की संख्या मापी नहीं जा सकी, कुछ में दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रतिरोध था, लेकिन सही तरीके से दिए गए प्रहारों से वे लगभग 40 से 50 वार सहन कर लेते थे। कुछ लोगों ने उस राशि को एक निश्चित सीमा से अधिक कर दिया। इसके अलावा कभी कभी बगल से शक्तिशाली गोलियां आती थीं, जो उन्हें लगती थीं और उन्हें दर्द होता था। और इस तरह पहले 3 घंटे खत्म हो गए। सार्थक और इस्ला के शरीर पर जो खून लगा था, उससे ये पता नहीं चल सका कि यह उनका अपना खून था या खूनी लड़ाकों का खून, लेकिन उनके शरीर पर बड़ी संख्या में घाव थे। वे इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले, सार्थक ने सोचा और आह भरी। सार्थक, क्या तुम्हें पता चला कि वे हम पर इतने घाव क्यों कर सकते हैं? मैं अभी भी उन हमलों को नहीं देख पाया हूँ, क्या हो रहा है? इस्ला ने पूछा और सार्थक ने सिर हिलाया। यह अपरिहार्य है, हर हरकत के साथ उनके शरीर से निकलने वाला खून काटने की क्षमता रखता है। यह उनकी तलवारों की तरह ही तेज है। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इस कमरे के प्रवेश द्वार पर इट्स फेयर क्यों लिखा है। सार्थक ने जवाब दिया। आपका क्या मतलब है? जमीन पर लिखे उन शिलालेखों को देखो, वे सभी उन पर मौजूद खूनी लड़ाकों को नियंत्रित करने के लिए हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बहुत उन्नत जादू का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास उन खूनी लड़ाकों की शक्ति को बढ़ाने या घटाने की क्षमता है, जो उनके सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर करता है। जब वे तुम्हारा सामना करते हैं तो वे मुझसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मेरा अनुमान है कि रक्त के साथ भी यही बात है, जब यह उनसे टकराता है तो ये तीक्ष्ण होता है, जब यह उन पर पड़ता है तो इसमें अविश्वसनीय सुरक्षा होती है, और जब यह उन पर हमला करता है तो इसमें अविश्वसनीय भेदक शक्ति होती है। ये लगभग पूर्ण तंत्र है, सार्थक ने उत्तर दिया। काफी देर तक बातचीत करने और उन खूनी लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपने अलग अलग अनुभवों के बारे में एक दूसरे को बताने के बाद वे दोनों प्रशिक्षण पर लौट आए। इतने ज्ञान के साथ वे बिना अधिक कष्ट उठाए अधिक बहुमुखी ढंग से लड़ने में सक्षम होंगे। फिर भी उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। हर बार जब वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते थे तो उनके लड़ने का तरीका बदल जाता था। कभी कभी वे रक्षात्मक होते थे, कभी कभी वे आक्रामक होते थे, कभी कभी वे इतने तेज होते थे कि सार्थक भी उन्हें नहीं देख सकता था, और कभी कभी उनके पास बेतुकी रूप से उच्च आक्रमण शक्ति होती थी जिससे उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल हो जाता था। इससे भी अधिक कष्टदायक बात यह है कि जब तक वे इन खूनी लड़ाकों से नहीं लड़ते तब तक उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें कौन सा राज्य मिलेगा, इसलिए उन्हें हर क्षण हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर भी उन लोगों के हमले लगभग घातक थे। कई दौर की गहन ट्रेनिंग के बाद बेतुकी हमले की शक्ति वाले खूनी लड़ाकों से लड़ते हुए इस्ला ने पूरी तरह से लड़ाई की लय खो दी और उसके पेट में चोट लग गई। यह एक साफ और शक्तिशाली झटका था जिससे उसके अंदर हवा का कोई निशान नहीं रहा और उसे जल्दी से मुंह से हवा अंदर लेने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन उसके पास खड़े एक लड़ाके ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की दीवार से जोर से जा टकराए। इस्ला, सार्थक चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वह करीब जाने की कोशिश करने लगा उसने कुछ और देखा। इन लोगों को कृत्रिम बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संभवतः कुछ शानदार तंत्र जो प्रतिद्वंद्वी से सीख सकता है। जल्द ही उसने स्वयं को 4 खूनी लड़ाकों से घिरा पाया, जबकि अन्य 2 इस्ला पर झपट पड़े। इसके बाद सार्थक ने इस्ला के पीछे जाने के लिए अपनी आयामी चाल को सक्रिय किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, 2 अलग अलग दिशाओं से एक खूनी जेट आया, जिसने उसे पीछे की ओर जोर से पटक दिया। अरे वाह, ये बेवकूफ़ी भरी व्यवस्था। उसने तुरंत सामने से आ रहे वार से खुद को बचाया और उस ताकतवर मुट्ठी के सामने खड़ा हो गया जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। हर बार उसे ऐसा महसूस होता था कि ये लोग पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ताकतवर हो रहा था और मशीन को ये पता था, लेकिन यही मुख्य मुद्दा था जिसके बारे में वह चिंतित था। यदि इस्ला को इन लोगों से चोट लग गई तो उसे बहुत कष्ट होगा तथा अपना अंक खोने का खतरा भी हो सकता है। अब वह तंत्र को रोकने के लिए चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि इस कमरे में वह रक्षा तंत्र नहीं था। ये पिशाच शक्ति को प्रशिक्षित करने का कमरा है, यह उन लोगों के लिए इसे कैसे आसान बना सकता है जो इसे करना चाहते हैं। यही कारण है कि सार्थक के पास इन लोगों पर सीधे हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उससे अधिक भारी वार कर रहे थे। कम से कम उसे इस बात का यकीन है कि वह नहीं मरेगी। शायद उसे बड़ा होना चाहिए, सार्थक ने सोचा और अपने सामने खड़े इन लोगों को रास्ते से हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर इस्ला को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। हाल ही में हर कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ सार्थक का सूटकेस हूं, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। उसने उठने की कोशिश करते हुए बड़ी मुश्किल से सोचा। यद्यपि वह उदासीन होने का दिखावा करती थी, परंतु सच्चाई ये थी कि वह लोगों की बातों की बहुत परवाह करती थी।
विशेषकर तब जब वे उसकी ताकत के आसपास होते थे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहती है कि हर कोई उसे स्वीकार करे, या शायद इसलिए कि वह दिखावे की बहुत परवाह करती है। वह जानती थी कि यह बात कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन अपने बारे में यह बात बदलना उसके लिए कठिन था। फिर भी जब भी कोई कहता है कि वह सिर्फ सार्थक का बोझ है, तो उसे बुरा लगता है। वह इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि उसे मजबूत या कमजोर समझा जाएगा, बल्कि उसे इस बात की चिंता है कि सार्थक को ये बात पता चल जाएगी और इसलिए वह उससे दूर चला जाएगा। अंत में शायद मुझे उस महिला के करीब रहना चाहिए था। मैं उससे और अधिक सीख सकता था। वह जानती थी कि दो खूनी लड़ाके अभी उसे निशाना बना रहे हैं और उसे मारने वाले हैं। वह ये भी जानती थी कि सार्थक उसके बारे में चिंतित था, लेकिन वह हमेशा की तरह उसकी सहायता नहीं कर सका। फिर भी हालांकि उसे उठने का मन था, पर उसमें ताकत नहीं थी। वे दो प्रहार उसके लिए भयावह थे, क्योंकि वे उसे पूरी तरह से अचंभित कर गए थे और उनकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। मैं यहाँ क्यों आई? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, उसने सोचा और ऊपर देखने की कोशिश की। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं, इसलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रही थी। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहा था और वह केवल कुछ आभाओं को आगे पीछे घूमते हुए देख पा रही थी। उद्धरण उद्धरण। उसके मन में विचार थोड़े अस्तव्यस्त हो गए, यहाँ तक कि वह उन्हें समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक याद उसके दिमाग में आए। माँ। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो अपने कबीले पर हमला करने वाले शक्तिशाली भक्षकों के खिलाफ मरते दम तक लड़ी थी। वे सभी जानते थे कि वे भक्षक उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हार नहीं मानी। इस लड़ाई में उनकी माँ सबसे आगे रही, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। अंततः उसे यातनाएं दी गईं और वह भक्षकों के हाथों मर गई। उसके बच्चों को उसके सामने प्रताड़ित किया गया। माँ ने कभी हार नहीं मानी, इसला ने मुश्किल से सोचा। यहाँ तक कि जब उसके सभी रिश्तेदारों ने हार मान ली, तब भी उसने हार नहीं मानी और इतना समय खरीदा कि भले ही उसके बच्चों को कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन उनमें से एक बच गया। ये केवल उसकी माँ की वजह से था कि वह अभी भी यहाँ थी। उद्धरण अगर मैं उसका बोझ बनना बंद करके उसकी सच्ची साथी बनना चाहती हूँ, तो मुझे मजबूत बनना होगा, उसने सोचा। और ठीक उसी क्षण दो खूनी तलवारें उसकी ओर बढ़ीं, जो उसके शरीर के दो अलग अलग हिस्सों में उसे काटने के लिए तैयार थीं। इससे उसकी भौहें तन गईं और यद्यपि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, उसने अपनी तलवार खींचने के लिए अपने एक हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तुरंत अपने पैरों में ताकत जुटाई और उस ओर कूद पड़ी जहां से सबसे नजदीक तलवार आ रही थी। उसकी तलवार ऐसी कसी हुई थी मानो वह खंजर हो, इसलिए जैसे ही वह इस खूनी योद्धा के सामने आई, उसने उसे जोर से आगे पीछे घुमाया, उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे खून जमीन पर गिरने लगा। उसी जोरदार प्रहार के साथ उसने अपने हाथ में तलवार की स्थिति बदली और अपने पीछे खड़े दूसरे व्यक्ति पर एक शक्तिशाली क्षैतिज हमला किया। वह हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका सिर कट गया। बचा हुआ खून जमीन पर गिर गया और जमीन पर लिखे शिलालेखों में समा गया। इसके बाद इसला पीछे की ओर लड़खड़ाकर पुनः जमीन पर गिर पड़ी। इस बार वह सांस लेने की कोशिश करते हुए छत की ओर देख रही थी। मैंने ये किया, वह मुस्कुराए। उसी समय सार्थक उसके सामने आया और हाथ बढ़ाया। बहुत बढ़िया इसला, यह एक बढ़िया कदम था। इसला ने उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए सार्थक उसे आराम करने के लिए ले गया। जब तक वह उन खूनी लड़ाकों को नष्ट करने में लगी, तब तक उसका भी काम पूरा हो चुका था। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी त्वचा खून से जल रही थी, जो उस पर कई बार लगा था। फिर भी उसे लग रहा था कि वह मजबूत हो रहा है, इसलिए वह खुश था।